हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 15 पर दिए गए प्रश्नों को और उनके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज 15 पर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.10 में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंतर्गत हमने यह जाना था, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हम लोहे की कील को डालते हैं तो लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है या हल्के नीले रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन में जो नीला रंग होता है वह कॉपर के आयन के कारण होता है। कॉपर के आयन का रंग नीला होता है और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर के आयन होते हैं, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को हम डाल देते हैं तो चूँकि लोहा कॉपर धातु की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है, अतः वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर या हटाकर लोहे का सल्फेट बना लेता है और कॉपर को मुक्त कर देता है। अर्थात कॉपर अकेला उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है और वह मुक्त कॉपर लोहे की कील पर एक परत के रूप में जमा हो जाता है। चूँकि कॉपर भूरे रंग का होता है, इसीलिए हमें लोहे की कील भूरे रंग की प्राप्त होती है। कॉपर सल्फेट से जब कॉपर आयन कॉपर के रूप में मुक्त होकर लोहे की कील पर जमा हो जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीले से हल्का नीला हो जाता है, या हम कहें कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इसके उदाहरण के रूप में हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया को ले सकते हैं, जिसे हम देख रहे हैं, जिसके समीकरण को हम देख रहे हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन
सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन को उत्पाद के रूप में बनते हुए हम देख रहे हैं, जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम से क्लोराइड विस्थापित हो रहा है और Ag के साथ जुड़कर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। अर्थात यहाँ पर सोडियम से क्लोरीन का विस्थापन हो रहा है। इसी प्रकार AgNO3 से NO3 अर्थात नाइट्रेट मूलक का या आयन का विस्थापन हो रहा है और यह नाइट्रेट आयन सोडियम आयन के साथ जुड़कर सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। अर्थात यहाँ पर AgNO3 में अर्थात सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन का या नाइट्रेट मूलक का विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिकारक पदार्थों में विस्थापन की क्रिया हो रही है, किसी न किसी घटक अवयव की या घटक आयन की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही पदार्थों में विस्थापन की अभिक्रिया, दोनों ही अभिकारक पदार्थों में विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। अर्थात यहाँ यह रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके पश्चात आप पेज 15 पर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3 को देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। जिसमें पहले भाग में सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ दिखाई गई है और सोडियम ऑक्साइड बनते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। अर्थात सोडियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए सोडियम का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। इसलिए उपचयित होने वाला पदार्थ इस अभिक्रिया में सोडियम हुआ और जो दूसरा पदार्थ है उसका अपचयन हो रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि हम जानते हैं किसी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं और इसमें दो ही पदार्थ हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस का निश्चित रूप से अपचयन हो रहा है सोडियम ऑक्साइड में। वैसे भी यदि हम समझना चाहें तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि हमने जैसे इस अध्याय में पढ़ा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ये दोनों उपचयन की क्रियाएं होती हैं और इसी प्रकार हाइड्रोजन में वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन की क्रिया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ सोडियम जुड़ रहा है
ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तब अपचयन की क्रिया होती है, क्योंकि ऑक्सीजन या किसी भी पदार्थ के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है अर्थात हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन धनायन बनाता है और इस प्रकार धनायन बनाने वाले तत्व जब किसी पदार्थ से जुड़ते हैं तब उस पदार्थ का अपचयन होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सोडियम जो कि धनायन बनाता है वह जुड़ रहा है, और यह कहें कि सोडियम की ऑक्सीजन के साथ वृद्धि हो रही है, इसलिए हम यह कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस का अपचयन हो रहा है। इस प्रकार हम इसे अगर लिखना चाहें तो हम उत्तर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि पहली अभिक्रिया में या पहले भाग में उपचयित पदार्थ सोडियम है और अपचयित पदार्थ ऑक्सीजन गैस है। तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग में कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ दिखाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमें कॉपर और जल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है अभिकारक पदार्थ में, वह उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और उत्पाद के रूप में केवल कॉपर प्राप्त होता है, अर्थात अभिकारक कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस कारण हम कहेंगे, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। तो अपचयित होने वाला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड हो गया। और हाइड्रोजन के साथ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस का अपचयन जल के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर उपचयन हाइड्रोजन गैस का हो रहा है और अपचयन कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। इसी को उत्तर के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उत्तर प्रश्न संख्या 3 के दूसरे भाग में उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन गैस है और अपचयित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।